नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति जो है उसके खतरे क्या हैं और उसका महत्व क्या है और साथ ही साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, सरकारी पहले आज तक क्या क्या ली गई है भारत सरकार की ओर से मुख्य रूप से। तो उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मैंग्रोव खतरों के बारे में हम देखें तो जो मैंग्रोव परिस्थितियां हैं, जो वनस्पति हैं, माफ कीजिए, जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है वो कई खतरों से जूझता जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक खतरे भी हैं, मानव निर्मित खतरे भी हैं। दोनों प्रकार के इसमें खतरे आ जाते हैं। अगर देखें हम महत्वपूर्ण रूप से कि प्राकृतिक खतरे कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक खतरे मतलब जो प्रकृति की ओर से ही खतरे जो है वो पेश किए जाते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र की ओर, जो पारिस्थितिक क्षेत्र जो है उसकी तरफ। तो वो उसमें आ जाता है एक तो चक्रवात और सुनामी। ये जो क्षेत्र है, ये चक्रवात और सुनामी, आप देखिए ये जो चक्रवात और सुनामी है वो आके टकराती है तट से, और तटीय क्षेत्रों में ये जो मैंग्रोव वनस्पति होती है फिर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इनको नुकसान पहुंचता है। हालांकि देखिए इनका ये महत्व भी है कि ये जो है जो चक्रवात और जो सुनामी है उनके असर को, अगर उनके प्रभाव जो है बात करें, उनके प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो मैंग्रोव वनस्पति है, इनकी वजह से इनसे टकरा के ये जो है इनकी गति वगैरह जो है वो धीमी हो जाती है, जो चक्रवात और जो जो सुनामी वगैरह होती है उनकी, है ना। ऐसा जब 2004 में, अपने दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी भारत में, तब इस बात को देखा गया था कि हाँ हाल वास्तविकता में ऐसा होता है। फिर अगर देखिए एक और प्राकृतिक खतरे क्या है कि जो समुद्र स्तर में वृद्धि होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ग्लोबल वार्मिंग, जिसे क्या कहते हैं, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन हो रहा है, इनकी वजह से देखिए समुद्र स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जाए भाई। पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या क्या आ गया कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। अगर ऐसा बढ़ा तो समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। और आईपीसीसी तो टाइम टाइम पे रिपोर्ट भी जो है वो रिपोर्ट निकालती रहती है, विशेष रिपोर्ट भी, 6 जो इसकी रिपोर्ट है वो भी है स्पेशल, कि किस प्रकार से समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है। और जब समुद्र स्तर बढ़ता जाता है तो जो तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति की तो विशेषता ही ये है कि ये दलदलीय क्षेत्र में उगती है। अब उस दलदलीय क्षेत्र में अगर समुद्र स्तर जो है वो समुद्र का स्तर बढ़ गया तो दलदलीय क्षेत्र कहाँ रह गया? वो तो वहां पर तो पानी ही पानी हो जाएगा, तो दलदलीय क्षेत्र नहीं रहा तो ये उगेंगे ही ना वहां पर, है ना। फिर उनको चाहिए शांत। तटीय क्षेत्रों में, जो दलदलीय क्षेत्रों में, वहां पर थोड़ी सी शांत स्थिति होती है। और फिर यह जब समुद्र स्थल बढ़ जाएगा तो वहां पर फिर ये अनुकूल क्षेत्र इनके लिए विकास के लिए नहीं रह जाएगा। ठीक है साहब। फिर मानव जनित खतरे देख लेते हैं। मानव जनित खतरों में आ जाता है तो शहरीकरण और तटीय विकास। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो तटीय क्षेत्र है वहां पर खासतौर से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर भारत के हम अगर संदर्भ में देखें तो चेन्नई वगैरह वाला जो क्षेत्र है वहां पर खूब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर तटीय विकास बढ़ता जा रहा है। इन तटीय विकासों की वजह से बस्तियां, बंदरगाह और उद्योगों का तीव्र विकास होता जा रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से मैंग्रोव वनस्पति को क्षति पहुंच रही है, क्योंकि बुनियादी ढांचा अगर आप बना रहे हो तो बुनियादी ढांचा बनाने के लिए फिर यहाँ पर जो मैंग्रोव वनस्पति है उसको अंधाधुंध रूप से उसकी कटाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर चित्र में ये आदमी काटे जा रहा है, भाई साहब काटे जा रहे हैं मैंग्रोव वनस्पति को। ठीक है साहब। फिर एक इनकी समस्या क्या आ जाती है? एक तो प्रदूषण, जो औद्योगिक प्रदूषक है, जो कल कारखानों से निकलते रहते हैं। आपने देखा कि क्या यमुना का हाल है, ठीक है। तो यमुना, गंगा, जितनी भी नदियां हैं उनके किनारों पर ये उगते हैं, मुहानों पर, तटीय डेल्टा क्षेत्र में ही। और फिर इन नदियों से खूब ज़्यादा मात्रा में जाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में भी जो उद्योग लगे हुए हैं वहाँ से भी खूब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अपशिष्ट निकलता है, जो उर्वरक हो गए, जो कीटनाशक हो गए वहाँ पर। और जो मैंग्रोव आवास है उनको नष्ट कर दे रहा है। और मैंग्रोव की वजह से जो जैव विविधता है भाई, मैंग्रोव है, इनकी ऐसे जड़ें हैं तो वहाँ पर देखिए ये नर्सरी का काम करती है। जो मछलियाँ वगैरह हैं, जो और वहाँ पर केकड़े हैं, इन सब के जीवों के लिए ये नर्सरी के तौर में काम करती है, कि यहाँ पर वो खेलते हैं, बड़े होते हैं, शिकार करना सीखते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस प्रदूषण की वजह से यहाँ पर नष्ट होता जा रहा है। फिर है अत्यधिक कटाई। तो मैंग्रोव वनस्पति की अत्यधिक कटाई भी की जा रही है। लकड़ी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चारकोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनमें देखिए औषधीय गुण भी होते हैं। क्या औषधीय गुण? इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। और आजकल देखिए ये देसी इलाज वाला और ये आयुर्वेदिक वाला, थोड़ा आप देखो तो इसका क्रेज ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो इस औषधीय गुण इसमें होने की वजह से भी इसकी कटाई अतिरिक्त मात्रा में हो रही है। हालांकि औषधीय गुण जो है वो इसमें आयुर्वेदिक में ही के लिए ही इनको काटा जाए जरूरी नहीं है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनके लिए भी खूब मात्रा में इनको काटा जा रहा है। फिर है जो झींगा पालन है यहाँ पर, श्रिम्प श्रिम्प पालन यहाँ पर किया जा रहा है। झींगा पालन जो है खूब ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, खासतौर से आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो झींगा पालन वगैरह किया जा रहा है। तो झींगा पालन करने के लिए क्या चाहिए?
भाई खारा जल चाहिए और उसमें थोड़ा सा उथला जल चाहिए। तो जहां पर ये समुद्र क्षेत्र के आसपास है, तटीय क्षेत्रों में, वहां से मैंग्रोव वनस्पति को काट के साफ कर दिया जा रहा है और वहां पर साफ करके फिर वहां पर जो है वो झींगा पालन किया जा रहा है। इसकी वजह से भी खूब ज्यादा इनको हानियां हो रही है। ठीक है, अब देखें मैंग्रोव का महत्व क्या है। क्या भाई, हमने इनको खतरे तो देख लिए कि क्या क्या खतरे हैं, प्राकृतिक खतरे हैं, मानवीय खतरे हैं, इनका महत्व क्या क्या है। तो महत्व अगर हम पहला देखें तो जैव विविधता का ये समर्थन करते हैं, क्योंकि जहां पर ये मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है, एक तो इनकी जड़ें इस प्रकार से होती हैं और फिर ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं। इन जड़ों में देखिए जो शिकारी जीव होते हैं, शिकारी जीव, बड़े शिकारी जीव जैसे कि शार्क वगैरह हो गया, अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखोगे, नेट जियो वाइल्ड, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज। मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो ये मैंग्रोव है, वहां पर छोटे छोटे जीव जो होते हैं इनके आवास होते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, कछुए वगैरह हो गए, केकड़े वगैरह हो गए, इनके आवास क्षेत्र वहां पर पाए जाते, झींगे, केकड़े, शंख, कछुए, है ना। साथ साथ पक्षी, जो जलीय पक्षी होते हैं, जल पक्षी, वहां पर भी खूब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां से इनको शिकार भी मिल जाता है और ऊपर उनके टहनियों पर वो घोंसला भी बना लेते हैं। तो ये एक जैव विविधता का इनका महत्व होता है। तटीय सुरक्षा ये जो है प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? जो प्राकृतिक, जो भी अगर हम देखें आपदाएं, जैसे चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, उनको रोकने के लिए प्राकृतिक बैरियर के रूप में ही काम करते हैं। क्योंकि जब मैंने ऑलरेडी आपको बताया अभी पीछे कि किस प्रकार से अगर चक्रवात वगैरह जो है वो तट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो है इनको रोकते हैं, इनकी जड़ें जो है वो गहरी होती हैं और उखड़ती नहीं है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि चक्रवात वगैरह जो तूफान हो गए, इनसे टकरा के इनकी गति थोड़ी मंद पड़ जाती है, और जो तटीय क्षेत्र है वहां पर समुद्री लहर जो होते हैं उनसे थोड़ा सा बचाव हो जाता है। फिर क्या है? कार्बन अवशोषण। तो ये जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन अवशोषण की क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। जो पेरिस जलवायु समझौता है वो भी हो रहा है, इसके ऊपर ही तो हो रहा है। ठीक है, फिर मछली पालन और आजीविका, अगर हम देखें इनकी कार्बन अवशोषण क्षमता, तो जो स्थलीय जो जंगल होते हैं ना, उनसे कई अधिक मात्रा में इनकी कार्बन अवशोषण क्षमता होती है। फिर मछली पालन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। भाई यहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं, और उनका ये नर्सरी के तौर पर भी काम करते हैं, है ना। यहाँ क्योंकि वहाँ के जो मछलियों के बच्चे वगैरह हैं यहाँ पर पलते हैं, बड़े होते हैं, है ना, शिकारियों से बचे हुए रहते हैं। तो ये एक व्यावसायिक और स्थानीय मछली पालन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर जो तटीय सामुदायिक समुदाय हैं, उनकी आजीविका का प्रमुख आधार जो है ये मैंग्रोव वनस्पतियां बन जाती है। इनको बेच कर भी वो जो औषधीय गुण होते हैं उसके लिए भी फिर वो जो है यहाँ पर इनको लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर है जल फिल्ट्रेशन के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो मैंग्रोव की जो जड़ प्रणालियां होती है, वो जितने भी प्रदूषक होते हैं उन प्रदूषकों को फिल्टर कर लेती है और जल की गुणवत्ता में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये भी एक पारिस्थितिकीय इनका महत्व हो जाता है कि जो जल फिल्ट्रेशन है वो करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं, है ना। ये देखिए पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर, पूरा में चार्ट देखिए, वुड प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना, टिम्बर वगैरह और फ्यूल प्रोवाइड करवा देते हैं, लाइवलीहुड लोगों को जो है, जो मैंग्रोव के नियर जो लोग रहते हैं उनको लाइवलीहुड भी प्रोवाइड ये करवा देते हैं। कोस्टल प्रोटेक्शन भी ये करवाते हैं, किस प्रकार से, सुनामी वगैरह मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर वाटर फिल्ट्रेशन भी, इनकी जड़ें वगैरह वाटर फिल्ट्रेशन जो है करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टूरिज्म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि लोग जो है वो देखने जाते हैं इनको, है ना, जो टूरिस्ट होते हैं, कि किस प्रकार से मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है, किस प्रकार से इनके जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो ये एक टूरिज्म और रिक्रिएशनल पर्पस भी सर्व करता है। ठीक है, इकोसिस्टम में अगर हम और आगे देखें तो फिशरीज जो है उनको भी महत्वपूर्ण जो है उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है। लगभग 3000 फिश स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। क्लाइमेट रेगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है इनके द्वारा, क्योंकि जो इनकी जड़ें होती हैं, और ये खास तौर से ये जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती है, ये जो स्थलीय जो पौधे होते हैं, स्थलीय जो जंगल होते हैं, उनकी मात्रा में, उनकी तुलना से अगर तुलना करें उनसे, तो अत्यधिक मात्रा में ये कार्बन का अवशोषण करते हैं। और कार्बन का अवशोषण करेंगे तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो वैश्विक तापन हो रहा है, उससे लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ठीक है, फिर अगर हम देखें इनमें कि संरक्षण प्रयास क्या क्या अब तक अपनाए गए हैं, तो संरक्षण प्रयासों में सरकारी पहलकदमियां या पहलें देखें, इनिशिएटिव्स देखें, तो राष्ट्रीय मैंग्रोव नीति यहाँ पर लाई गई है। और राष्ट्रीय मैंग्रोव नीति का उद्देश्य है कि जो मैंग्रोव वन है उनका संरक्षण और पुनर्स्थापना उनकी की जाए। फिर संरक्षित क्षेत्र और अभ्यारण्य भी घोषित कर दिए गए हैं, है ना, जैसे कि सुंदरबन है, तो सुंदरबन क्षेत्र है, उसको क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण योजना के तहत संरक्षित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो विश्व धरोहर स्थल ही है। ठीक है,
फिर अगर हम देखें सामुदायिक भागीदारी में किस प्रकार से महत्व इनका, किस प्रकार से सामुदायिक भागीदारी में जो है वो उस हेल्प ली जा रही है, ठीक है। तो मैंग्रोव पुनर्स्थापना परियोजनाओं में स्थानीय समुदाय की भी सक्रिय भागीदारी का प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनसे तो लोकल हैं, उनकी तो लोकल्स की तो का पार्टिसिपेशन तो किया ही जा रहा है हर उसमें योजना कोई भी हो, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर अपनाई जा रही है, ठीक है। फिर अनुसंधान और निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पर एक तंत्र स्थापित किए हुए हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान और निगरानी की आवश्यकता है ताकि इनके कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रभाव को समझा जा सके, ठीक है। फिर अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हम देखें तो भारत रामसर संधि का पार्ट है। किसका? रामसर संधि। ये रामसर संधि मुख्य रूप से देखिए ये 1971 में साइन हुई थी। कहां पर? तो ईरान का शहर है रामसर, ईरान का शहर, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है रामसर संधि, ठीक है। तो रामसर संधि जो है ये है आर्द्र भूमि के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। और ये जो मैंग्रोव है, इन मैंग्रोव वाले जो क्षेत्र है उनको भी आर्द्र भूमियां ही माना जाता है। तो यहाँ पर रामसर समझौते के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग यहाँ पर ले रहे हैं मैंग्रोव संरक्षण के लिए। फिर अगर हम देखें एक नई पहल है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? मिष्टी। क्या नाम है? MISHMISHTI, मिष्टी। ये एग्जाम में मैं कह रहा हूँ मेंस में भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है 10 नंबर के लिए, और ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि मिष्टी क्या है। तो मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो ये योजना जो है भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना में मुख्य उद्देश्य इसका है समुद्र तट और जो सॉल्ट पैन है, सॉल्ट पैन मतलब वो जो लवणीय क्षेत्र वहां पर होते हैं, सॉल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव कवर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। और इस योजना में मुख्य रूप से सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल और भारत में हुगली का मुहाना है, और देश का जो अन्य खाड़ी क्षेत्र जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी है, वहां पर जो ये जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं उनके विकास को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये है मिष्टी योजना, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो ये आज हमने देख लिया कि क्या क्या जो है इनके जो खतरे क्या हैं, साथ साथ इनका महत्व क्या है और सरकारी पहलें क्या हैं, इनके बारे में हमने आज के लेक्चर में जानकारी हासिल कर ली है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स साथ साथ मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।